आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भारतीय समाज में नारियों की स्थिति का वर्णन करो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की जनसंख्या का अगर हम देखें ना 50% जो भाग है वो महिलाओं का है, स्त्रियों का है। लेकिन उनको पुरुषों के बराबर कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। अधिकार तर्कशील और बुद्धिमान व्यक्तियों को ही दिए जाते हैं और महिलाओं को ये कहकर पीछे हटा दिया जाता है, भाई ये तो सोचने की शक्ति इनमें कम है या इनको समाज से बाहर नहीं जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा समाज जो भारतीय समाज है, अगर हम वेदों पुराणों के उपनिषदों के टाइम की बात करें तो आपने एक ये मंत्र भी देखा होगा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी उस टाइम पे महिलाओं का सम्मान किया जाता था। जिस घर के अंदर स्त्रियों की पूजा पूजा का मतलब उनको मान सम्मान दिया जाता है, तो उस घर के अंदर देवता निवास करते हैं, ऐसा मतलब उस टाइम के लोगों का कथन होता था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे समाज के अंदर ये चीज़ें हटती चली गई और मुगल आए। मुगलों ने हमारे यहाँ पे मान लो 1000 के करीब 1000 साल के करीब राज किया। तो वहाँ से जो स्त्रियों की स्थिति थी वो थोड़ी और बिगड़नी शुरू हो गई। फिर बाद में अंग्रेज आए, तो इस तरह से मतलब जो स्त्रियां हैं उनकी जो स्थिति है वो बिगड़ती चली गई। स्त्रियों को निर्बल प्राणी समझा जाने लगा। कैसा प्राणी समझे जाने लगा? निर्बल प्राणी। भाई ये तो घर के अंदर ही रह के काम कर सकती है, इसको तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि लिंगानुपात की समस्या हो गई। घर के अंदर मान लो लड़की अगर जन्म लेती है तो जन्म लेने से पहले ये तो उसको ख़त्म कर दिया जाता था, तो लिंगानुपात की समस्या हो गई। ठीक है। मान लो स्त्रियां हैं, जैसे एक लड़का है घर में, एक लड़की है, तो लड़की को खाने के लिए वो चीज़ें नहीं दी गई जो लड़के को खाने के लिए दी जाती थी। तो इस तरह से मतलब उनकी स्थिति है बहुत दयनीय स्थिति हो गई। और इस दयनीय स्थिति के कारण क्या हैं, सबसे पहले तो हम यही क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये पॉइंट्स पढ़ेंगे कि भाई ऐसी क्या स्थिति रही, भाई इनकी जो स्थिति है वो इतनी दयनीय होती चली गई। तो कारण, साक्षरता, निम्न साक्षरता का कारण क्या है? मतलब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लड़कों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाया गया? तो ये निम्न साक्षरता के कारण क्या रहे हैं? निम्न साक्षरता के कारण, तो ये पॉइंट टू पॉइंट करेंगे अभी हम। इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा निम्न भर्ती। निम्न भर्ती, द लो एनरोलमेंट। स्कूलों में जो लड़कियां हैं उनकी जो एडमिशन है मतलब वो कम दिया गया। माँ बाप इतने जागरूक नहीं थे, तो निम्न भर्ती हुई, जो भारत में स्त्रियों को अधिकार प्रदान करने के मार्ग में एक रोड़ा अटकाता रहा है। अगर हम देखें तो शुरुआत में स्कूलों के अंदर लड़कों को 50 से अधिक प्रतिशत लड़कियां होती हैं। अगर प्राइमरी की हम बात करें, प्राइमरी में लड़कियां ज़्यादा होती हैं और धीरे धीरे फिर वो आंकड़ा घटता चला जाता है। और वो आगे फिर जाके माँ बाप ये सोचते हैं भाई लड़की को आगे क्या पढ़ा के करना। तो इस तरह से निम्न साक्षरता का कारण ये भी है कि निम्न भर्ती। ठीक है, दो लड़कियां अगर घर में हैं तो सोचते हैं भाई चलो लड़के को पढ़ा लें, लड़कियों को रहने देते हैं। तो ये मतलब पहले टाइम की, अब की नहीं कह रहा हूँ मैं, पहले टाइम की है भाई, जो निम्न साक्षरता का कारण रही है। दूसरा क्या है, लड़कियां लड़कियों में स्कूल छोड़कर जाने की ऊंची दर। हायर ड्रॉप आउट रेट। हायर ड्रॉप आउट ड्रॉप आउट रेट अमंग गर्ल्स फ्रॉम स्कूल। ये क्या था कि
लड़कियों में स्कूल छोड़कर जाने की घटना प्रचलन विशेषकर ग्रामीण जो हमारे क्षेत्र हैं या कबीलाई हैं या ऐसे ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ दूर दराज है। तो उपलब्धि स्रोतों के अनुसार मतलब अगर हम देखें तो लड़कियों में स्कूल छोड़कर जाने की स्थिरता का होना संपूर्ण भारत में लड़कों की तुलना में लगभग दुगना है। यानी लड़कियां बीच अधर में पढ़ाई छोड़ देती हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा, लड़की दूसरी माँ के रूप में। माँ के रूप में यानी गर्ल चाइल्ड एज सेकंड मदर। लड़की दूसरी माँ के रूप में, ये पॉइंट देखो क्या है। बहुत से जो परिवार हैं उनमें लड़कियों को घरेलू कार्य में जैसे छोटे बच्चों की देखभाल करना, पानी लाना, ईंधन बटोरना, पशुओं के लिए चारा लाना, सफाई, खाना बनाना आदि की जिम्मेदारी कंधों पर उठाकर दूसरी माँ की भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण भारत में विशेष रूप से निर्धन परिवारों के अंदर यह देखने को आपको ज़्यादा से मिलेगा। उसके बाद है बंधनकारी श्रम प्रणाली। बंधनकारी श्रम प्रणाली, अब ये क्या है? बंधनकारी श्रम प्रणाली, बॉन्डेड लेबर सिस्टम। वैसे तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या होता है कि जो परिवार हैं, गरीब परिवार, उनके जो मान लो मम्मी पापा हैं बच्चों के, तो वो क्या करते हैं कि मान लो जैसे बटाई पे या किसी के यहाँ नौकर लग के वो अपना जीवन यापन करते हैं वो काम करके। तो क्या होता है कि जो पूरी की पूरी फैमिली होती है उस गरीब परिवार की, वो सारी की सारी वहाँ पे लगी जाती है लगभग। मान लो खेत का काम है, कोई मजदूरी का काम है या कुछ भी है कृषि संबंधित, तो बंधन में आ जाता है, पूरा का पूरा बॉन्डेड होता है मतलब पूरा सिस्टम। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम। अब जाति प्रथा क्या होता है? जैसे निम्न जाति के परिवारों से संबंध रखने वाले बच्चों को कौशल या कार्य करने के लिए विवश किया जाता है। विभिन्न तत्वों के कारण उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। मतलब जो गरीब हैं बेचारे, भाई खेतों में काम कौन करेगा, कारखानों में कौन काम करेगा, तो जाति प्रथा जो निम्न परिवार हैं उनके बच्चों को ऐसे ही मतलब काम पे लगा लिया जाता है। उसके बाद दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम। अब दहेज प्रथा एक रीति रिवाज या लड़की की उपेक्षा उन्हें शिक्षा के अधिकार से भी वंचित करता है। लड़की के विरुद्ध भेदभाव के मुख्य कारण है निर्धन और दलित जो परिवार हैं, जो लोग हैं, वो सोचते हैं कि अगर उनकी लड़कियां ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगी तो शादी के समय दहेज देना पड़ेगा, और वे बच्चों की औसत शिक्षा पूरी होने पर रोक लगा देते हैं। मतलब अगर 5वीं कर लिया, 10वीं कर लिया तो उसके बाद वो रोक देते हैं, उच्च शिक्षा के लिए उसको बाध्य नहीं करते। बाल श्रम अभ्यास, चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस। अब इसमें क्या होता है कि भारत में जो बच्चों की आबादी है, बहुत बड़ा भाग है बाल श्रम अभ्यास से लगा हुआ है। अगर हम देखें तो लगभग 50 लाख से अधिक बाल श्रमिक बीड़ी बनाने में, कालीन बनाने में, ईंटें बनाने में, घरेलू कार्य निर्माण में लगे हुए हैं। तो इन सभी उद्योग में लड़कियों को उच्च उत्पादकता या न्यून लागत के लिए प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है लड़कियों के लिए दयनीय स्कूल वातावरण, पुअर स्कूल एनवायरनमेंट फॉर गर्ल्स। पुअर स्कूल एनवायरनमेंट फॉर गर्ल्स, ये सामान्य रूप से क्या है कि भारत में लड़कियों के लिए स्कूल का जो वातावरण है वो प्रोत्साहित करने वाला नहीं है। स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले विषय भी लड़कियों के वातावरण से संबंधित नहीं हैं, और प्राय क्या होता है जो उनकी जो पढ़ाई है वो फिर बीच में
इसलिए रुक जाती है क्योंकि सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जिनमें मौलिक सुविधाएं, पानी, शौचालय की सुविधा दयनीय है और अनुपयुक्त इमारत और अध्यापकों, विशेषकर महिला अध्यापिकाओं की कमी है। तो ये भी एक इसका पॉइंट है। उसके बाद विवाह के समय लड़की की आयु, फीमेल एज एट मैरिज। फीमेल एज एट मैरिज। स्त्रियों की साक्षरता का विवाह के लिए उनकी आयु के साथ घनिष्ठ संबंध है। विविध कानूनों द्वारा निर्धारित आयु पहले 18 वर्ष थी, अभी हाल में उसको 21 वर्ष कर दिया गया है। भारत में अनुकरण बिल्कुल नहीं किया जाता। कम साक्षरता या निरक्षरता की है यह बुरा अभ्यास लड़कियों को अपने स्कूली शिक्षा या उच्च शिक्षा को जारी रखने के लिए निरुत्साहित करता है। यानी उनकी एज ही लिमिट कर दी, भाई 18 साल की हो जाए, अब लगभग अब आके 21 साल की हुआ है। उसके बाद आ जाता है निर्धनता, पॉवर्टी भी एक निर्धनता भी एक रुकावट का काम करती है, क्योंकि जो गरीब परिवार होंगे वो अपने बच्चों को आजीविका के लिए काम में लगा लेते हैं, और काम जब परिवार के अंदर वो कमा के लेके आते हैं तो माँ बाप ये सोचते हैं भाई पढ़ के फिर क्या करेंगे, काम कर लेंगे। उसके बाद है दयनीय राजनीतिक संकल्प। राजनीतिक संकल्प, पुअर पॉलिटिकल विल। हमारे देश के जो सरकारी अधिकारी हैं या नीति निर्माता हैं या राजनीतिज्ञ हैं, आपस में आदि में सामान्य रूप से स्त्रियों को अधिकार प्रदान करने के लिए राजनीतिक संकल्प या दृढ़ विश्वास नहीं है। वो केवल राजनीति करते हैं, वोट लेना और अपना काम निकालना उनका ये मतलब होता है। तो ये क्या है, ये सारे कारण हैं जो स्त्री शिक्षा के उत्तरदायी हैं। निम्न भर्ती है, चाहे लड़कियों में स्कूल छोड़कर जाने की ऊंची दर है या लड़की दूसरी माँ के रूप में काम करती है, बंधनकारी श्रम प्रणाली है, जाति प्रथा है, दहेज प्रथा है, बाल श्रम अभ्यास है, लड़कियों के लिए दयनीय स्कूल का जो वातावरण है, विवाह के समय लड़की की आयु है, निर्धनता है, दयनीय राजनीतिक संकल्प है, जो हमारा ढांचा है। तो ये सारे के सारे कारण हैं जो भारतीय समाज के अंदर स्त्रियाँ हैं उनकी दशा को दर्शाते हैं। उसके बाद फिर हम करते हैं, इसी में आगे फिर पॉइंट आ जाता है कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारे आयोग बने हैं या जो हमारे कमेटियाँ बनी हैं, समितियाँ बनी हैं, तो उन्होंने सुझाव क्या क्या दिए हैं भारतीय स्त्री की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु किए गए कार्य, यानी क्या कार्य किए गए हैं जो उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। तो एक तो क्या है कि शैक्षिक अवसरों में वृद्धि की गई, शैक्षिक अवसरों में वृद्धि, इंक्रीज इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया, यानी औरतों के लिए शिक्षा के अवसरों में वृद्धि होनी चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशंस रखी गई है और ऐसा सुझाव दिया गया है। उसके बाद है स्त्री के लिए सामान्य स्थान, सामान्य स्थान, नॉर्मल प्लेस फॉर वुमन, स्टूडेंट्स। ठीक है,
यानी इसमें क्या है कि जैसे हमारे कॉलेज के अंदर प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम इस तरह से तैयार किए जाने चाहिए कि स्त्री विद्यार्थियों को या लड़कियों को उनका सामान्य वातावरण प्राप्त हो, वे एक नागरिक के रूप में, एक औरत के रूप में इसके लिए तैयार हो सकें। ठीक है। उसके बाद है समान वेतन। अब एक बात देखो, समान वेतन, इक्वल सैलरीज। अब इसमें एक चीज़ नोट करो, आप देखो, जब एक पुरुष कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है, काम करता है, तो उसको तो मिलते हैं आज के टाइम में 400 रुपये। और एक महिला अगर मान लो दिहाड़ी या मजदूरी करती है तो उसको कितने मिलते हैं? उसको मिलते हैं 200, 250 रुपये। तो ये असमानता है ना। काम तो वो भी करती है और काम वो भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, ठीक है, पुरुष भी करते हैं। तो जब दोनों ही काम करते हैं तो कम से कम इक्वल सैलरी तो होनी चाहिए। तो ये भी एक मतलब वो रखा है। उसके बाद है आपसी सहयोग। आपसी सहयोग, सिक्योरिंग कोऑपरेशन। जो हमारे अर्ध सरकारी मतलब प्राइवेट हैं जो, या निजी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं या सरकारी संस्थाएं हैं, उनके बीच में आपसी सहयोग होना चाहिए। भाई जो लड़की है उसको हम कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे समाज के अंदर उसको उसका स्थान दिला सकते हैं। उसके बाद प्राथमिक स्तर पर, मिडिल स्तर पर, प्राथमिक स्तर व मिडिल स्तर पर, एट प्राइमरी मिडिल स्टेज। अब एट प्राइमरी और मिडिल स्टेज पे क्या कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की पढ़ाई में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। साधारण सुई का काम, संगीत शिक्षा लड़के और लड़कियों दोनों के लिए शुरू किया जाना चाहिए। ऐसे ही मिडिल स्तर पर है, जो भी सब्जेक्ट निर्धारित किए जाते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो दोनों के लिए समान होने चाहिए, दोनों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ जाता है विशेष प्रोत्साहन। विशेष प्रोत्साहन, स्पेशल इंसेंटिव्स। स्पेशल प्रोत्साहन, आर्थिक प्रोत्साहन, जैसे पहाड़ी या दूरस्थ या दूसरे पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं तो उनके वहाँ पढ़ाए जाने के लिए विशेष प्रोत्साहन, विशेष अवसर प्रदान करना चाहिए। उसके बाद स्त्री अध्यापकों की नियुक्ति। ठीक है, ये तो आपको समझ में आई होगा। वुमेन टीचर्स पोस्टिंग, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद है लड़कियों को मुफ्त शिक्षा। अगर लड़कियों की शिक्षा मुफ्त होगी तो जो गरीब परिवार हैं वो अपने बच्चों को मतलब पढ़ा पाएंगे। फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा स्कूली समय में लचकता, लचीलापन लिख दो आप, फ्लेक्सिबिलिटी। जो स्कूल का टाइम टेबल है ना उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। स्कूल का समय और छुट्टियां किसी जगह के मौसम के अनुसार बदली जा सके। ये नहीं है भाई हरियाणा का जो टाइम टेबल है और वो यूपी का टाइम टेबल है और जो केरला का टाइम टेबल है या तमिलनाडु का टाइम टेबल है एक जैसा होना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए मौसम के अनुसार, जिसको चेंज किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तकें, ठीक है, बुक्स, अब पाठ्य पुस्तकें हैं हमारी। पाठ्य पुस्तकें भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लड़कियों की रुचि हो। ठीक है, लड़कियों की जिसमें रुचि हो और वो उनको अच्छी तरीके से कर सके, समझ सके।
उसके बाद फिर हम इसमें और भी पॉइंट अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन शायद मेरे को लगता है भाई 10 पॉइंट है, ये सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि भाई रिमीडियल मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग। ये तो हैं भाई जो सिफारिशें की गई, ठीक है, कार्य किए गए या सिफारिशें की गई। अब इसमें हम एक हेडिंग और बना सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन और अच्छा हो जाए। भाई जो भारतीय समाज के अंदर स्त्रियां हैं उनके साक्षरता स्तर को सुधारने के लिए उपचारात्मक तरीके कौन से हैं। इनमें से ही आ जाएंगे बहुत से पॉइंट तो आपके, जैसे सरकार अभिभावक या समाज द्वारा बिना किसी समझौते के लड़कियों की सार्वभौमिक भर्ती के लिए मिलकर प्रयत्न करें। यानी यहाँ आप ये लिख सकते हो, सभी को दाखिला। घर के अंदर, परिवार के अंदर ऐसा कोई भी लड़की, ऐसा कोई भी बच्चा ना रहे जिसका दाखिला ना हो। ठीक है, सभी को दाखिला। तो एडमिशन फॉर ऑल आप ये लिख सकते हो। ठीक है, एडमिशन फॉर ऑल, सभी को दाखिला मिलना चाहिए। उसके बाद है कि केंद्रीय व राज्य दोनों स्तर पर शिक्षा मंत्रालय को लड़कियों की स्कूल छोड़कर जाने की प्रवृत्ति होती है जो, उस पर रोक लगाना। यानी जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट होते हैं ना, विद्यालय छोड़ने पर रोक, मतलब जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट होते हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए भाई, बीच में छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, इसलिए तो मान लो जैसे मिड डे मील चला, ये क्यों चला, मान लो स्कूल्स के अंदर जो वजीफ़े आते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो मान लो यूनिफॉर्म में मिलती थी पहले, और अब अकाउंट्स के अंदर बच्चों के पैसे आने शुरू हो गए, तो वो सारा का सारा क्यों करती है गवर्नमेंट इतना खर्चा। अगर हम देखें तो वो इसलिए तो करती है भाई, बच्चा अगर स्कूल के अंदर एडमिशन ले लेता है तो वो स्कूल को छोड़कर ना जा सके। अच्छा, उसके बाद हमारे जो गरीबी है, जो पावर्टी, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो ये पावर्टी है, मतलब गरीबी है, इसको दूर किया जा सके। अगर गरीबी दूर होएगी तो बच्चे मतलब पढ़ना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जैसे मिड डे मील, मिड डे मील योजना, ठीक है। अब मिड डे मील भी क्यों चलाई गई, ये भी जैसे बच्चे होते थे, मान लो अगर घर में जाते थे रिसेस के टाइम पे, आधी छुट्टी के टाइम पे, तो वो घर में जाते थे और माँ बाप दिहाड़ी पे जा चुके होते तो दोपहर का खाना उनको मिलता नहीं था। इसलिए स्कूल के अंदर ये मिड डे मील की योजना शुरू की गई, ताकि भाई जो बच्चे हैं वो घर पे ना जाए, अपना स्कूल के अंदर ही दोपहर का भोजन कर ले। सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सोशल कंडीशन। अब समाज के जो लोगों की सोच है भाई लड़कियों को पढ़ाकर क्या करना, तो उस सोच को भी तो चेंज करना पड़ेगा, और वो जो जागरूकता लानी पड़ेगी तो समाज के अंदर जाके, और वो सामाजिक जो स्थिति है उसको सुधारने का प्रयास मतलब किया जा गया तो, और किया जा सकता है। उसके बाद सामाजिक बुराइयां जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, जाति प्रथा है, इनको दूर करने का प्रयास करना, ताकि अगर ये दूर होंगे तो आराम से मतलब बच्चे पढ़ पाएंगे। ठीक है, जब मैंने बोला था जैसे दहेज प्रथा या जाति प्रथा। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो डोरी सिस्टम और कास्ट सिस्टम, क्योंकि मैंने एक पॉइंट आपको बता ही दिया भाई, एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सबके लिए है, किसी एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए, एक संप्रदाय के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद सरकार या स्वयं सेवी सेक्टर हैं जो भी हमारे, तो वो क्या कर सकते हैं, व्यक्तियों को, निर्धन लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन। ये मैंने पॉइंट पीछे भी इसमें भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, तो फ्री शिक्षा, ठीक है, फ्री एजुकेशन।
उसके बाद हॉस्टल की सुविधाएं निःशुल्क दी जा सकती हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए लड़कियों को निःशुल्क मतलब पढ़ाया जा सकता है, तो मतलब स्थिति उनकी सुधारी जा सकती है। सामाजिक कार्य के लिए स्कूल या स्त्री अध्ययन विभाग, स्त्रियों के लिए बने विद्यालय, विश्वविद्यालय या रोटरी क्लब या जो भी लायंस क्लब हैं या स्त्री संगठन हैं, उनका भी आपसी सहयोग लेकर उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। उसके बाद निर्धन परिवारों से वंचित परिवारों से संबंध रखने वाले जो माता पिता हैं, बच्चे हैं, उनको उपयुक्त सामाजिक सूत्र से अपनी लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व को अधिकार प्रदान करने के लिए आधार के रूप में समझने में सहायता करने के लिए विशेष रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए। अब जैसे एनजीओ वगैरह हैं, जो भी हैं, जनता को विवाह की न्यूनतम जो आयु है अब 21 वर्ष है, ठीक है। अब इसको लागू करने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। जाति, धर्म, समुदाय आदि को पीछे छोड़ते हुए एक परंपरागत अभ्यास के रूप में प्रचलित करने के लिए जागरूकता लाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद है, मान लो जैसे सरकारी अधिकारी हैं, नीति निर्माता हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं या अन्य आसपास के जो लोग हैं, उनकी दोहरी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। दोहरी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। बिना किसी लिंग भेद के देश के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तभी हम जो महिला है ये इसके जो शिक्षा है उसका शिक्षा का प्रावधान कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो मैंने ये भी आपको बताए हैं, और इनको करने से हम डेफिनेटली जो महिलाओं की स्थिति है उसको सुधारने का प्रयास अगर हम करना चाहें तो बिल्कुल आराम से हो सकता है, ठीक है बच्चों। अगर ये मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर लगता है भाई कहीं पे कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के मेरे को बता सकते हो, मैं इसको दोबारा से फिर करा दूंगा। और कुछ बच्चे कह रहे थे भाई जो हमारी इसी पेपर की फर्स्ट यूनिट है और उसमें मौलिक अधिकार वाले क्वेश्चन हैं या संविधान वाले क्वेश्चन है भाई वो भी करा दो, तो मैं वो भी आपको कल करा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, भारतीय समाज में नारियों की स्थिति का वर्णन करो, और इसमें फिर 3 पॉइंट मैंने रखे हैं भाई, इनकी जो साक्षरता है उनके कारण क्या हैं भाई, निम्न साक्षरता के कारण, और उनको दूर करने के उपाय, सुझाव या सिफारिशें जो भी की गई। तो ये 10 और 7 लगभग अगर ये मिलाओगे ना आप तो लगभग 15 के पॉइंट के करीब हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही आएगा भाई, स्त्री शिक्षा क्या है, स्त्री शिक्षा के निम्नता के कारण क्या है और उसको दूर करने के उपाय क्या हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।